नमस्कार। शरीर को गतिमान करने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए और ओवरऑल शरीर के फिटनेस को बनाए रखने के लिए और ढेर सारी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक अभ्यास का भी प्रयोग किया जाता है शरीर को उन्नतशील बनाने के लिए। इन सारे संदर्भों के मध्य में समकालीन समाज में आसन और व्यायाम इन दोनों की परस्पर तुलना कर लेना या इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेना मुझे लगता है कि अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोगों के अभ्यासों में योगासन और व्यायाम दोनों का मिश्रण कर दिया जा रहा है, जबकि आसन और व्यायाम दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों कॉन्सेप्ट का अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग उसका व्यवहार है और मैं समझता हूँ वैज्ञानिक रूप से उनका अलग अलग शरीर पे प्रभाव भी है। तो इस मध्य यह जानना एकदम से आवश्यक हो गया है कि मूलतः आसन और व्यायाम में अंतर क्या है। तो मैं कुछ बिंदुओं पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उसमें पहला बिंदु है योगासन पूर्णतः प्राकृतिक है। इस संदर्भ के बारे में या इस बिंदु के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आसन एक प्राकृतिक अभ्यास है। शरीर, मन और भाव को एक जगह पर एकत्रित करने के बाद ही आसन में प्रवृत्त होने का या आसन के साथ जुड़ने का या आसन करने का विधान है। और आसनों में किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के उपकरण की ज़रूरत नहीं है। यदि आसनों के साथ हम किसी प्रकार का आर्टिफिशियल कोई तरीका ले लेते हैं तो फिर वो आसन नहीं रहा। दूसरी तरफ व्यायाम इंस्ट्रूमेंटल है, तमाम तरह की एक्सरसाइज मशीनी है। तो इन दोनों का प्राकृतिक और आर्टिफिशियल दोनों स्तर पे ये मुख्य अंतर हो गया। दूसरा बिंदु मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। आसन से कोशिकाओं में कम से कम टूट फूट होती है, क्योंकि आसन का एक निर्धारित क्रम है। उसके साथ साथ आसन करने वाले अभ्यासी को यौगिक आहार लेने की सलाह दी जाती है। उसके अलावा उसको मानसिक स्तर पे, दिनचर्या के स्तर पे और जीवनचर्या के स्तर पर उसको उन्नत करने का भाव विकसित किया जाता है। इन सारी विशेषताओं के साथ उसको योगाभ्यास करने के लिए कहा जाता है, आसन करने के लिए कहा जाता है, जिससे उसकी कोशिकाओं में कम से कम टूट फूट होती है। जबकि दूसरी तरफ जो व्यायाम है पूरी तरह से शारीरिक है। उससे यह प्रमाणित हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कोशिकाओं में टूट फूट होती है और फिर बाद में उस कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए शरीर को शक्ति खर्च करना पड़ता है। तीसरा बिंदु है आसन के अभ्यास में श्वास लेने और श्वास को विसर्जित करने का एक अपना सशक्त नियम है, मान्यता है। हर एक आसन के किस स्थिति में किस प्रकार श्वास का क्रम को निर्धारित करना है, इस बिंदु पर, इस तथ्य पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया जाता है और अभ्यासी को इस तथ्य को अपने साथ जरूर जोड़ के रखने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि फेफड़े के अंदर जो रेजिडुअल एयर है, कॉम्प्लीमेंट्री लेयर है, टाइडल एयर्स है, इसकी जो प्राकृतिक इसकी जो संरचना है या इसकी प्राकृतिक जो प्रतिशत है वो स्वाभाविक बना रहता है, प्राकृतिक बना रहता है, उसमें संतुलन बना रहता है। इसका परिणाम ये होता है कि
श्वास लेने और श्वास छोड़ने के नियमों के साथ हम आसन करते हैं तो फेफड़े की क्रियाशीलता बढ़ती है, लंग्स की, फेफड़े की धारिता की जो क्षमता है वो बढ़ती है, और इस साथ ही साथ शरीर के अंदर जो वाइटल फोर्स हैं या शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो प्राकृतिक रूप से उन्नत होने लगती है। या दूसरे शब्दों में आप इस तरह से समझें कि शरीर का जो वाइटल ऑर्गन्स है उसमें हृदय है, फेफड़े हैं, किडनी है, पैंक्रियाज है, मस्तिष्क है, इनमें प्राणवायु का ज़्यादा संचार हो जाने से या स्वाभाविक संचार हो जाने से इनकी कार्य क्षमता विकसित होने लगती है, जिससे ओवरऑल शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होने लगती है और अभ्यासी में वास्तविक स्वास्थ्य की उन्नति होने लगती है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि व्यायाम में सांस लेने और छोड़ने का कोई भी क्रम निर्धारित नहीं है, तो इस वैज्ञानिकता का अभाव होने के कारण आसन और व्यायाम में मौलिक अंतर है, और जिस अभ्यास में श्वास लेने और छोड़ने का नियम निर्धारित है उस अभ्यास को करने से किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं वो मैंने आपको स्पष्ट किया। अगला बिंदु है, आसन केवल शारीरिक या मानसिक ही नहीं है, आसन का संबंध शरीर, मन और आत्मा तीनों से है। इसमें आप देखोगे जिनका अच्छा आसन सधता है, जिनके आसन की अच्छी प्रैक्टिस है, उनको आसन करने के बाद उनके शरीर में स्फूर्ति आती है और आनंद का संचार होता है। दूसरी तरफ जो व्यायाम है वह केवल शारीरिक है, शरीर की मांसपेशियों को बलिष्ठ बनाने के लिए या किसी विशेष मांसपेशी को बलिष्ठ बनाने के लिए उपयोगी है, जबकि उसका संबंध आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर नहीं है। अगला बिंदु है अंतःस्राविक ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो गया है कि योग साहित्यों में वर्णित विभिन्न प्रकार के आसन यदि उनको नियमों के साथ किया जाए तो शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, एडिनल, पीनल्स, इस प्रकार की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अच्छा योगाभ्यास, अच्छा योगासनों का अभ्यास जिनका परफेक्ट आसन लगता है, उस आसनों के प्रभाव से एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो स्राव होता है हार्मोन्स का वो पूर्णतया प्रभावित होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होता है वो पूरे शरीर के कार्य को नियंत्रित करता है। दूसरी तरफ व्यायाम के माध्यम से शरीर की कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथि प्रभावित नहीं होती, उसके कार्य प्रभावित नहीं होते, जिससे व्यायाम करने से अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जो आसन के वास्तविक लाभ हैं वो व्यायाम के लाभ से प्राप्त नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त आसन करने का एक समय निर्धारित है। आसन के लिए प्रातः काल का, हालांकि हमारी ऋषि परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त में आसन करने का, आसन साधने का, उसका अभ्यास करने का साधकों को हिदायत दी गई है, किंतु देश काल परिस्थितियों के अनुसार प्रातः काल आसन करने का एक प्राविधान है। दूसरी तरफ खाली पेट आसन करने का प्राविधान है, जबकि जो व्यायाम का जो निर्धारित जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसमें व्यायाम करने का कोई निश्चित समय नहीं है। उसमें यह है कि आपको जब समय मिले तो उस समय आप कर सकते हैं, जबकि योगासन में अभ्यास के लिए प्रातः काल का समय अधिक उपयुक्त माना गया है। अगला बिंदु है, योगासन में आहार विचार व्यवहार को नियंत्रित करने की बात की जाती है, उसको उन्नतशील बनाने की बात की जाती है, उसके साथ साथ फिर आसनों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि व्यायाम में इस तरह का कोई अवधारणा नहीं है, इस प्रकार की कोई सोच नहीं है। तो इस प्रकार मैंने कुछ जो प्रमुख बिंदु हैं जो आसन और व्यायाम को अलग अलग करते हैं, और यह बिंदु, हालांकि कई प्रकार के और भी बिंदु हैं, मगर मैंने जो मुख्य बिंदु बताया ये आसन और व्यायाम दोनों को अलग अलग करते हैं। और इन सारे बिंदुओं पर चर्चा के दौरान यह तथ्य निकल कर आया कि
आसन की अवधारणा अलग है, व्यायाम की अवधारणा अलग है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि व्यायाम करना गलत बात है या उसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम है, मगर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आसन करने से शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर आदमी समुन्नत होता है और व्यायाम से उसको अधिक लाभ मिलता है। तो इन सारी अवधारणाओं के साथ हम समुन्नत विचार, समुन्नत आहार और समुन्नत व्यवहार के साथ आसन करते हैं तो हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होगा। धन्यवाद।